नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 23वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 23वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान, कहानी नंबर 23, अक्ल बहादुर, एक राजस्थानी लोक कथा। कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं अक्ल बहादुर राजस्थानी लोक कथा। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी राजस्थानी भाषा की मूर्धन्य साहित्यकार लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की राजस्थानी भाषा में लिखी गई पुस्तक के रेचक व बात से ली गई है। उन्हें एक अच्छी और सीधी हुई लेखिका होने का गौरव प्राप्त है। हम चाहेंगे कि आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो उनकी पुस्तक खरीदकर उनकी कहानियाँ एक बार अवश्य पढ़ें। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखी हुई कहानी अक्ल बहादुर का हिंदी रूपांतरण है, जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में 4 भाई रहते थे। चारों ही अक्ल से बड़े अक्लमंद थे। चारों ही भाई अक्ल के मामले में एक से बढ़कर एक थे। उनकी अक्ल के चर्चे आसपास के गांवों व नगरों में फैले हुए थे। लोग उनकी अक्ल की तारीफ करते हुए उन्हें अक्ल बहादुर कहने लगे थे। उनके नाम भी बुद्धि विशेषणों को लिए हुए थे, जैसे कि उनमें से एक भाई का नाम 100 बुद्धि, दूसरे का नाम 1000 बुद्धि, तीसरे का नाम लाख बुद्धि और चौथे भाई का नाम करोड़ बुद्धि था। एक दिन चारों ने आपस में सलाह की कि क्यों न किसी बड़े राज्य की राजधानी में अपनी बुद्धि से कमाएंगे तो अपनी बुद्धि की परीक्षा भी होगी और हमें भी पता चलेगा कि हम कितने अक्लमंद हैं। फिर वैसे भी घर बैठना तो निठल्लों का काम है। चतुर व्यक्ति तो अपनी चतुराई व अक्ल से बड़े बड़े शहरों में जाकर धन कमाते हैं। और इस तरह चारों ने आपस में विचार विमर्श करके फिर किसी बड़े शहर को जाने के लिए घोड़े तैयार किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने काफ़ी रास्ता तय कर लिया, परंतु उन्हें मार्ग में समझ नहीं आया। फिर भी वैसे रास्ते की खोज में वे चले ही जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र रास्ते में उनसे पहले गए किसी ऊँट के पैरों के निशानों पर पड़ी। ऊँट के पैरों के निशान व आसपास की जगह का निरीक्षण कर व देखकर अपनी बुद्धि लगाकर उनमें से एक बोला, ये जो पैरों के निशान देख रहे हैं वे ऊँट के नहीं ऊँटनी के हैं। यह 100 बुद्धि था जो निशान देखकर अपने भाइयों से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ऊँटनी के पैरों के निशान हैं और यह ऊँटनी बाईं आँख से कानी है। 1000 बुद्धि ने आगे कहा। लाख बुद्धि बोला, तुम दोनों सही कह रहे हो, पर एक बात मैं बताऊं, इस ऊँटनी पर 2 लोग सवार हैं। उनमें से एक मर्द व दूसरी औरत है। करोड़ बुद्धि कहने लगा, तुम तीनों का अंदाज़ा बिल्कुल सही है और ऊँटनी पर जो औरत सवार है वह गर्भवती भी है। इस प्रकार चारों भाइयों ने ऊँट के उन पैरों के निशान व आसपास की जगह देखकर व उसका निरीक्षण करके अपनी बुद्धि से अंदाज़ा तो लगा लिया, पर यह अंदाज़ा सही लगा है या नहीं, अब इसे जांचने का एक ही तरीका था कि उन सवारों के पीछे जाया जाए। उन्होंने आपस में सलाह की और अपने अंदाजे को जांचने के लिए ऊँट के पैरों के निशानों के पीछे पीछे अपने घोड़ों को एड़ लगाकर दौड़ा दिया, ताकि वे ऊँट सवार का पीछा कर उस तक पहुँच अपनी बुद्धि से लगाए अंदाजे की जांच कर सकें। थोड़ी देर में वे ऊँट सवार के आसपास पहुँच गए। ऊँट सवार अपना पीछा करते 4 घुड़सवारें देखकर घबरा गया।
कहीं डाकू या बदमाश नहीं हो, सो डर से उसने भी अपने ऊँट को दौड़ा दिया। वह अपने ऊँट को दौड़ाता हुआ आगे एक नगर में प्रवेश कर गया। चारों भाई भी उसके पीछे पीछे ही थे। नगर में जाते ही ऊँट सवार ने नगर कोतवाल से उनकी शिकायत कर दी कि कोतवाल साहब, मेरे पीछे 4 घुड़सवार पड़े हैं, कृपया मेरी व मेरी पत्नी की उनसे रक्षा करें। ऊँट सवार की सुरक्षा हेतु पीछे आते चारों भाइयों को नगर कोतवाल ने रोका और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि कहीं कोई डाकू या दस्यु तो नहीं है। पूछताछ में चारों भाइयों ने बताया कि वे तो नौकरी तलाशने घर से किसी नगर को निकले थे और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे उस घुड़सवार के पीछे इस नगर तक आ गए। यदि इस नगर में ही कहीं कोई रोज़गार मिल जाए तो यहीं कर लेंगे। कोतवाल ने चारों के हाव भाव व उनका व्यक्तित्व देख सोचा कि ऐसे व्यक्ति तो अपने राज्य के राजा के काम के हो सकते हैं। सो वह उन चारों भाइयों को राजा के पास ले आया। साथ उनके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल ने उनके द्वारा ऊँट सवार का पीछा करने वाली बात भी बताई। राजा ने अपने राज्य में कर्मचारियों की कमी के चलते अच्छे लोगों की भर्ती की जरूरत भी बताई तथा साथ ही उनसे उस ऊँट सवार का पीछा करने का कारण भी पूछा। सबसे पहले सौ बुद्धि बोला, महाराज, जैसे हम चारों भाइयों ने उस ऊँट के पैरों के निशान देखे, अपनी अपनी अक्ल लगाकर अंदाज़ा लगाया कि ये पैर के निशान ऊँटनी के होने चाहिए। ऊँटनी बाईं आँख से कानी होनी चाहिए। ऊँटनी पर 2 व्यक्ति, एक मर्द दूसरी औरत सवार होने चाहिए और वो सवार स्त्री गर्भवती होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद तो राजा भी आगे की बात सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हुआ और उसने तुरंत ऊँट सवार को बुलाकर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे थे और किसके साथ? ऊँट सवार कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं तो अपनी गर्भवती पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया था, वहीं से उसे लेकर आ रहा था। राजा सवार की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ऊँट सवार से प्रश्न किया, अच्छा बता, क्या तेरी ऊँटनी बाईं आँख से कानी है? ऊँट सवार बोला, हाँ अन्नदाता, मेरी ऊँटनी बाईं आँख से कानी है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए चारों भाइयों से पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? विस्तार से सही सही बताएं। सौ बुद्धि बोला, महाराज, उन पैरों के निशान के साथ मूत्र देख उसे व उसकी गंध पहचान मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये ऊँट मादा है। हजार बुद्धि बोला, महाराज, रास्ते में दाहिनी ओर जो पेड़ पौधे थे, यह ऊँटनी उन्हें खाते हुए चल रही थी। बाईं ओर उसने किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों तक मुँह तक नहीं मारा था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर यह बाईं आँख से कानी है। इसलिए उसने बाईं ओर के पेड़ पौधे देखे ही नहीं और तो खाती कैसे? लाख बुद्धि बोला, महाराज, ये ऊँटनी सवार एक जगह उतरे थे, अतः इनके पैरों के निशान से पता चला कि ये 2 जने हैं और पैरों के निशान भी बता रहे थे कि एक मर्द के हैं और दूसरे स्त्री के हैं। आखिर में करोड़ बुद्धि बोला, महाराज, औरत के जो पैरों के निशान थे उसमें से एक पैर भारी दिखाई पड़ा था, जिससे मैंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि हो न हो यह औरत गर्भवती है। राजा ने उनकी अक्ल पहचान उन्हें अच्छे वेतन पर अपने दरबार में नौकरी देते हुए फिर से पूछा, आप लोगों में और क्या क्या गुण व प्रतिभाएं हैं? सौ बुद्धि बोला, महाराज, मैं जिस जगह को चुनकर या तय करके बैठ जाऊं,
तो किसी द्वारा कैसे भी उठाने की कोशिश करने पर नहीं उठूंगा। इसके बाद हजार बुद्धि बोला, महाराज मुझ में भोज्य सामग्री को पहचानने की बहुत ही बढ़िया प्रतिभा है। फिर लाख बुद्धि बोला, महाराज मुझे बिस्तरों की बहुत बढ़िया पहचान है। और अंत में करोड़ बुद्धि बोला, महाराज मैं किसी भी रूठे व्यक्ति को चुटकियों में मना कर ला सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बीता। राजा ने मन ही मन एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन सभी लोगों को महल में एक जगह बहुत बड़ी दरी पर बैठने के लिए कहा। साथ में चारों अक्ल बहादुर भाई भी बैठे हुए थे। राजा ने हुक्म दिया कि इस दरी को एक बार उठाकर झाड़ा जाए। दरी उठने लगी तो सभी लोग उठकर दरी से दूर हो गए, पर सौ बुद्धि दरी पर ऐसी जगह बैठा था कि वह अपने नीचे से दरी खिसकाकर बिना उठे ही दरी को अलग कर सकता था। सो उसने दरी का पल्ला अपने नीचे से खिसकाया और अपने ही स्थान पर बैठा रहा। राजा समझ गया कि ये उठने वाला नहीं है। इस प्रकार उसकी परीक्षा पूर्ण हुई। शाम को राजा ने भोजन पर चारों भाइयों को आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद चारों भाइयों ने भोजन की क्वालिटी के बारे में पूछा। तीन भाइयों ने भोजन के स्वाद, उसकी गुणवत्ता को बहुत सराहना की, पर हजार बुद्धि बोला, माफ़ करें हुजूर, खाने में जो चावल थे उनमें गाय के मूत्र की बदबू थी। राजा ने रसोई घर के मुखिया से पूछा, सच सच बता कि चावल में गौमूत्र की बदबू कैसे थी। इस पर रसोइया घबरा गया। रसोई घर का मुखिया कहने लगा, गांवों से चावल लाते समय रास्ते में वर्षा आ गई थी, सो वर्षा से भीगने से बचने के लिए एक पशुपालक के बाड़े में गाड़ियां खड़ी करवाई थी। वहीं चावल पर एक गाय ने मूत्र कर दिया था। हुजूर मैंने चावलों को बहुत धुलवाया था, पर हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत बदबू रह गई हो। इस प्रकार हजार बुद्धि की भोजन पारखी प्रतिभा से राजा बहुत खुश हुआ और उसकी भी परीक्षा पूर्ण हुई। रात्रि को सोते समय चारों भाइयों के लिए गद्दे राजमहल से मंगवाए गए। उन राजगद्दों पर चारों भाइयों ने रात्रि में विश्राम किया। सुबह राजा के आते ही लाख बुद्धि ने कहा, महाराज बिस्तर में खरगोश की पूंछ है जो रात भर मेरे शरीर में चुभती रही। राजा ने बिस्तर फड़वाकर जांच करवाई तो उसमें वाकई खरगोश की पूंछ निकली। राजा लाख बुद्धि के कौशल से भी बड़ा प्रभावित हुआ। इस प्रकार उसकी भी परीक्षा पूर्ण हुई। अब बचा आखिरी और अंतिम करोड़ बुद्धि। अभी करोड़ बुद्धि की परीक्षा बाकी थी। सो राजा ने रानी को बुलाकर कहा, करोड़ बुद्धि की परीक्षा लेनी है। आप रूठकर शहर से बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाएं। करोड़ बुद्धि आपको मनाने आएगा, पर किसी भी सूरत में मानिएगा मत। राजा की बात मानकर रानी रूठकर बाग में जा बैठी। राजा ने करोड़ बुद्धि को बुला रानी को मनाने के लिए कहा। करोड़ बुद्धि बाजार गया और वहाँ से पड़ले का सामान, शादी में वर पक्ष की ओर से वधू के लिए ले जाने वाला सामान, वह दूल्हे के लिए लगाई जाने वाली हल्दी व अन्य शादी का सामान खरीदा और बाग के पास से गुजरा। वहाँ रानी को देखकर उनसे मिलने चला गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर रानी से को प्रणाम किया। रानी ने पूछा, ये शादी का सामान कहाँ ले जा रहे हो? करोड़ बुद्धि बोला, महारानी जी आज राजा जी दूसरा विवाह रचा रहे हैं। यह सामान उसी के लिए हैं, इसी कारण इस सामान को मैं राजमहल लेकर जा रहा हूँ। रानी ने पूछा, करोड़ बुद्धि क्या सच में राजा दूसरी शादी कर रहे हैं? करोड़ बुद्धि बोला, महारानी जी सही में ऐसा ही हो रहा है, तभी तो आपको राजमहल से दूर बाग में भेज दिया गया है।
बहुत सोच समझ के यह कदम उठाया जा रहा है। इतना सुन रानी घबरा गई कि कहीं वास्तव में ही ऐसा न हो रहा हो, और वह तुरंत अपना रथ तैयार करवा करोड़ बुद्धि के आगे आगे महल की ओर चल दी। दोनों जल्दी ही महल पहुंच गए। महल में पहुंचे करोड़ बुद्धि ने राजा का अभिवादन कर कहा, महाराज, रानी जी को मनाकर ले आया हूँ। राजा ने देखा कि रानी सीधे रथ से उतर गुस्से से भरी उसकी ओर ही आ रही थी, और आते ही राजा से लड़ने लगी कि आप तो मुझे धोखा दे रहे थे, पर मेरे जीते जी आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। पास ही खड़ा करोड़ बुद्धि मुस्कुरा रहा था। राजा भी रानी को अपनी सफाई देने में लग गए, और इस तरह चारों अक्ल बहादुर भाई राजा के परीक्षा में सफल रहे। बस इतनी सी है आज की कहानी। आपको अवश्य पसंद आई होगी। लेखक राजस्थानी भाषा की मूर्धन्य साहित्यकार लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। हिंदी रूपांतरण ओम आपके प्रिय मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।